नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर, करदाताओं को राहत देने के लिए कराधान विधेयक भी पारित। कोविड-19 से स्वस्थ होने के मामले में भारत अमेरिका से आगे। केंद्र ने फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। अबू धाबी में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया और इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल्स सेमीफाइनल मैच आज खेले जाएंगे। समाचार प्रभात के इस अंक में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है और कंपनी कानून से जुड़े कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है। लोकसभा ने कल देर रात इस विधेयक को पारित किया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनी कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करने से छोटी कंपनियों पर पड़ने वाले कानूनी भार में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 की 48 धाराओं में संशोधन करके विभिन्न अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी, बेईमानी और जनता के हित को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराधों के मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उत्पादक संगठन के लिए एक नई व्यवस्था होगी जिससे देश के किसान उत्पादन संगठनों को सहायता मिलेगी। कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 के 17 प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है जिससे विधिक प्रक्रियाओं का आसानी से अनुपालन किया जा सकेगा। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछ एक कानूनों से जुड़े दंड को माफ करने की सुविधा प्रदान करना है। इन कानूनों में 1961 का आयकर कानून, 1944 का केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून, 1962 का सीमा शुल्क कानून और 1988 का बेनामी संपत्ति कारोबार का कानून शामिल है। इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष मार्च में लागू अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस विधेयक में विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने और बकाया राशि के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। विवाद से विश्वास का डेट था पहले मार्च 31 तक, फिर उसको जून तक एक्सटेंड करवाया गया ऑर्डिनेंस के द्वारा। हम तो विवाद से विश्वास के लिए डेट 31 दिसंबर तक इस कानून के द्वारा एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर पैंडेमिक तब तक खत्म नहीं होता, दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर नहीं आना है, इसलिए वो पावर ले रहे हैं। अगर चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हैं डेट। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि पीएम केयर्स कोष में दान करने वाला व्यक्ति आयकर में 100% छूट पाने का पात्र होगा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और आरएसपी के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे सरकार को पूर्व प्रभाव से अप्रत्याशित स्थिति वाले प्रावधान को लागू करने की अनुमति मिलेगी जिसका राज्य सरकारों और जीएसटी भुगतान स्थगित रखने के लिए दुरुपयोग हो सकता है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीएम केयर्स कोष बनाए जाने के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए। सुश्री सीतारमण ने कहा कि कर कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव केवल इसलिए किया गया है ताकि करदाताओं को राहत मिले।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी पोस्टपोनमेंट करना, उसके तहत टैक्स के पेनल्टी वगैरह का ऊपर जो असर पड़ता है वो सब स्थगित करने के लिए ऑर्डिनेंस का आवश्यकता पड़ा। उस ऑर्डिनेंस को लेकर के बिल के रूप में उसमें आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 1948 से शुरू किए जाने के बावजूद अब तक पंजीकृत नहीं है, जबकि पीएम केयर्स एक पंजीकृत ट्रस्ट है। सुश्री सीतारामन ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भी कर कटौती लाभ दिया गया है, जो सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कांग्रेस पार्टी इसके सदस्य हैं, जबकि पीएम केयर्स के पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को काफी राशि अंतरित की गई है, जिससे इस राहत कोष की आर्थिक कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजीकृत सार्वजनिक कोष के बारे में विपक्ष शुरू से ही आधारहीन दावे कर रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी हाल के एक फैसले में पीएम केयर्स कोष से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में धनांतरण किए जाने की अनुमति देने से इनकार किया है, क्योंकि इसमें दिए गए दान स्वैच्छिक हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स कोष का गठन कानून के मुताबिक किया गया है और यह सर्वाधिक पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कोष का गठन कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभिक राशि के रूप में इस कोष में लगभग 2 लाख रुपए दिए थे। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऋण शोधन अक्षमता ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है। IBC is such a critical part of business now. It is important for us to understand from various different angles how IBC has performed. But one concrete example is I want to quote on the NPAs of scheduled commercial banks which have been recovered through various channels. IBC is actually serving the purpose of making sure resolutions are offered. Although it's insolvency and bankruptcy code, it ensures that most of the resolutions are happening to make the company as a going concern only rather than liquidated. विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। ये विधेयक इस वर्ष जून में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं, ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। इसके अंतर्गत 258 कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है। संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कल विधायी कार्यों और मौजूदा मानसून सत्र से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, भाजपा के जगदम्बिका पाल, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे और बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा सहित समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दलों में सहमति बनी कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद के मानसून सत्र की अवधि कम कर दी जाए। पिछले 8 दिन में कार्य मंत्रणा समिति की ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 13 सितंबर को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आज कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में ये विधेयक पारित हो गए हैं। ये विधेयक हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधी किसान सशक्तिकरण और संरक्षण करार विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कई विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और दल इन विधेयकों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे लोग किसानों को उकसाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स में श्री चौहान ने कल कहा कि देश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस बिल का विरोध करने वाले केवल समाज के विभिन्न वर्गों को वोट बैंक के रूप में देखते हुए खुद को किसान हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि यह कानून किसानों को उनकी उपज की कीमतें तय करने और एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा के तहत राज्यों की सीमाओं को पार कर उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता देगा। कोई कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी, वो यथावत चलेगी। किसान अपने उत्पाद को चाहे तो कृषि उपज मंडी में बेचे, लेकिन अगर उसको लगता है कि मंडी में नहीं जाना मुझे, तो हम बाध्य क्यों कर रहे हैं कि वो मंडी में ही जाए। श्री चौहान ने कहा कि यह बिल क्रांतिकारी है और किसानों, मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को संरक्षण देने वाला है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश के किसान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर। करदाताओं को राहत देने के लिए कराधान विधेयक भी पारित। कोविड-19 से स्वस्थ होने के मामले में भारत अमेरिका से आगे। केंद्र ने फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। अबुधाबी में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया और इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल्स सेमीफाइनल मैच आज खेले जाएंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 42 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 60% 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दृष्टि से भारत अमेरिका से आगे हो गया है और वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर आ गया है। इस दर में लगातार वृद्धि से यह सुनिश्चित हो गया है कि देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या कम हुई है और ये अभी संक्रमित लोगों की कुल संख्या के लगभग 19% है। मौजूदा समय में देश में 10,13,000 लोगों का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र की रणनीति तथा जांच, संक्रमण स्रोत का पता लगाना और प्रभावी उपचार से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और कोरोना मृत्यु दर में कमी आई है। देश में इस समय कोरोना मृत्यु दर 1.61% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरों में है। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 53 लाख से अधिक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में संक्रमण अधिक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 1,768 प्रयोगशालाएं जांच सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। इनमें से 1,060 सरकारी और 708 निजी प्रयोगशालाएं हैं। देश में कल रिकॉर्ड 12 लाख नमूनों की कोरोना जांच की गई। अब तक 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच की संख्या बढ़ाने से कोरोना पॉजिटिव मामलों की जल्दी पहचान, समय पर कारगर इलाज शुरू करना और मृत्यु दर नीचे लाना संभव होता है। मंत्रालय के अनुसार राज्यों को सलाह दी गई है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव लेकिन संक्रमण के लक्षण वाले लोगों की अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच की जाए। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वायरस टाटा क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स CRISPR जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है। इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है।
CRISPR जांच दुनिया की ऐसी पहली जांच व्यवस्था होगी जिसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए Cas9 नामक खास प्रोटीन का उपयोग किया जाएगा। इससे एकदम सटीक जांच हो सकने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें RT-PCR जांच से भी कम समय लगेगा और इसके उपकरण भी सस्ते होंगे। इस तकनीक का भविष्य में इस्तेमाल अन्य रोगों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा। इस तकनीक के विकास के लिए टाटा समूह ने CSIR, IGIB और ICMR के साथ मिलकर काम किया है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 89.7% हो गई है। अब तक 4,81,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 5,36,000 हो चुकी है। कल 83,000 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिनमें 5,569 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या 47,000 से कम बनी हुई है। नए संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ होने की संख्या अधिक है। लगभग 62 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। ये सभी जांच RT-PCR किट के माध्यम से की गई है। RT-PCR किट की जांच अब तक सर्वोत्तम मानी जाती है। 80% से अधिक मरीजों का इलाज सरकारी उपचार केंद्रों में किया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य सरकारी अस्पतालों के कम से कम 50% बिस्तरों में सुगम प्रवाह वाली ऑक्सीजन का व्यवस्था उपलब्ध कराना है, क्योंकि कोविड के इलाज में वेंटिलेटर की तुलना में ऑक्सीजन कैन्युलस अधिक प्रभावशाली साबित हुआ है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। गुजरात में कल 1,432 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,21,920 हो गई है। गुजरात में कल 1,470 मरीज ठीक होने के साथ मरीजों के ठीक होने की दर 84.12% हो गई है। अब तक 1,02,571 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कुल 37,39,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 61,432 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। सबसे अधिक 281 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त राज्य में 16,054 सक्रिय मामले हैं। कल 16 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,305 हो चुकी है। इस बीच संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने 16 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है, जबकि 21 क्षेत्रों को इस सूची से हटा दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पश्चिम भारतीय होटल और रेस्तरां संघ ने महाराष्ट्र सरकार से 6 महीने के लिए संपत्ति कर माफ करने की अपील की है। संघ ने कहा है कि बृहन मुंबई नगरपालिका ने 3 महीने के लिए संपत्ति कर माफ करने की घोषणा की है, जिसका लाभ 6 महीने के लिए सभी होटलों और रेस्तरां को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान होटल और रेस्तरां को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने कहा कि कोरोना महामारी ने होटल और रेस्तोरां प्रतिष्ठानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उद्योग गिरने के कगार पर है, इसलिए न केवल होटल बल्कि रेस्तोरां भी कम से कम 12 महीने की अवधि के लिए करों या लेवी पर पूर्ण छूट की उम्मीद कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलवैत सिंह गोयल ने कहा कि यह अच्छा है कि राज्य सरकार अतिथि उद्योग के योगदान की परवाह करती है और संकटों के दौरान इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग को सामान्य स्थिति में आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएंगे और तब तक उद्योग को सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर 91% से अधिक हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 13% ज्यादा है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। फिलहाल प्रदेश के अस्पतालों में 13,169 कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना के 1,66,987 मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,52,956 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। राज्य में कोविड-19 से अब तक 861 लोगों की मौत हुई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा नमूनों की कोरोना जांच की जा रही है। अब तक राज्य में 55,23,825 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री पांडे ने कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में RT-PCR जांच की जाएगी।
कर्नाटक में कल 8,364 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर राज्य में कुल कोविड मरीजों की संख्या 5,11,346 हो गई है। राज्य में 10,815 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। अब तक कुल 4,04,841 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कल 114 लोगों की मृत्यु के साथ ही कुल मौतों की संख्या बढ़कर 7,922 हो गई है। इस समय राज्य में विभिन्न अस्पतालों में 98,564 रोगियों का उपचार चल रहा है। लेह पर्वतीय परिषद के लिए होने वाले चुनाव में लद्दाख प्रशासन पहली बार डाक मतपत्र जारी कर रहा है। ये सेवारत कर्मियों के इतर लोगों को जारी किए जा रहे हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा जोड़ी गई है। लेह पर्वतीय परिषद के 6ठे महापरिषद चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी आम मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दे रहे हैं। अधिसूचित आवश्यक सेवा के दायरे में आने वाले मतदाता, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, दिव्यांग, कोरोना मरीज और मतदान के दिन पृथकवास या क्वारंटीन में रह रहे मतदाता पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। लेह के निर्वाचन अधिकारी सचिन कुमार ने बताया, सीनियर सिटीजन हैं या फिर स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको फॉर्म leh.nic.in पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लें या फिर ARO जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनके पास रहेगा। उस फॉर्म को भरें, ARO के ऑफिस में सबमिट करें 21, 22, 23, 24, 25 5 दिनों के लिए। फिर उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रशासन इस चुनाव में हिस्सेदारी के लिए मतदाताओं को प्रेरित कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भी सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। लेह से रमेश चंद्र के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से गांधी दर्शन श्रृंखला में आज गांधी जी के श्रम आधारित दृष्टिकोण पर रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। महात्मा गांधी का विश्वास पूंजी से अधिक श्रम आधारित दृष्टिकोण में था। उन्होंने गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया तथा ग्रामोद्योगों सशक्त बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा था कि भारत में यूरोप का तरीका प्रभावी नहीं हो सकता। भारत केवल कलकत्ता या बंबई नहीं है, बल्कि ये अपने लाखों गांवों में बसता है। गांधी जी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि मशीनों के आने से लाखों हाथ बेकार हो जाएंगे। उनके अनुसार स्थानीय मानव संसाधनों का उपयोग करने और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को प्रवासन नियंत्रित करने के लिए श्रम प्रधान लोक निर्माण योजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने मिल में उत्पादित कपड़ों की बजाय खादी पर ध्यान केंद्रित किया ताकि लोगों को काम दिया जा सके। इस काम का मूल लक्ष्य गांवों का पुनर्गठन करना था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने चीन के खुफिया अधिकारियों के साथ काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। चीन की एक महिला और एक नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये चीन के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राजीव शर्मा को हवाला के माध्यम से बड़ी धनराशि देते थे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि राजीव शर्मा ने पिछले 1 वर्ष में 40 से 45 लाख रुपए का लेन-देन किया था। अभी इनकी इंटरोगेशन चल रही है। इनके तीनों लोगों के पास से लगभग 10 से 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब और एटीएम कार्ड इंक्लूडिंग चाइनीज एटीएम कार्ड रिकवर हुए हैं। 14 तारीख को इनको जब अरेस्ट किया गया था तो एक सर्च वारंट लेकर इनके घर की सर्च की गई और उस सर्च में इनके घर से कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो डिफेंस रिलेटेड है और बहुत से डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसकी अभी एग्जामिनेशन चल रहा है। केंद्र ने राज्यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल की बैठक में कल ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जाएं। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई को सुपर किंग्स ने कल अबुधाबी में आईपीएल के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 163 रन के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 गेंद बाकी रहते 5 विकेट पर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया।
इटालियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज रोमानिया की सिमोना हालेप का मुकाबला स्पेन की गार्बिनिया मोगोरोजा से होगा। आज ही दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा का सामना अपने ही देश की मार्केता वोंडरुसोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स में 9 बार ये प्रतियोगिता जीत चुके राफेल नाडाल अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्जमैन से क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। सेमीफाइनल में स्वार्ट्जमैन का मुकाबला कनाडा के डेनिस शापोवालोव से होगा। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में भी हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। जम्मू में तापमान 25 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। तापमान 17 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ आंधी वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में बादल छाए रहने और भारी बारिश होने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने अलकायदा के 9 आतंकवादी गिरफ्तार किए जाने की खबर आज सुर्खियों में दी है। जनसत्ता लिखता है केरल और बंगाल से पकड़े गए ये आतंकवादी विभिन्न स्थानों पर लक्षित हमलों की योजना बना रहे थे। हिंदुस्तान लिखता है दहशतगर्दों के निशाने पर थी दिल्ली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं एनआईए को बड़ी कामयाबी, एनसीआर दहलाने की साजिश नाकाम। देश के भीतर की गोपनीय और सेना के बारे में चीन के लिए जासूसी के आरोप में एक पत्रकार और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी की खबर को जनसत्ता, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून और राष्ट्रीय सहारा ने महत्व के साथ पहले पन्ने पर विस्तार से दिया है। अमर उजाला लिखता है हर सूचना के मिलते थे $1000। चीनी महिला और नेपाली युवक भी गिरफ्तार। दैनिक जागरण ने लिखा है गलवान घाटी और डोकलाम की सूचनाएं की थी लीक। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने के आंकड़ों पर आज सभी अखबारों की नजर है। कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों के हिसाब से भारत शीर्ष पर पहुंचा। हरिभूमि की पहली खबर है स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, होगी 7 साल तक की कैद। जम्मू कश्मीर को 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से कारोबारियों के लिए दी गई सीधी सहायता की खबर जनसत्ता ने विस्तार से दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नोएडा ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी की योजना को कुछ अखबारों ने दिया है। जनसत्ता ने विशेष आलेख में भारतीय नौसेना की 30 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस के आखिरी बार मुंबई से गुजरात के लिए रवाना होने की खबर पर चित्र के साथ लिखा है गेटवे ऑफ इंडिया से दी गई भावभीनी विदाई। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विराट के साथ एक युग का अंत। पर्यटकों के लिए कल से ताजमहल खुलने की खबर राजस्थान पत्रिका ने दी है। कल आईपीएल के उद्घाटन मैच में चेन्नई की जीत के साथ हुए आगाज को भी अधिकांश अखबारों ने चित्रों के साथ दिया है। संसद का वर्तमान सत्र तय समय से पहले बुधवार को समाप्त हो सकता है। यह खबर अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। वहीं दैनिक भास्कर ने मौसम विभाग के हवाले से अनुमान दिया है कि इस बार देश में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक और फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संशोधन और सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षा विधेयक सहित कुछ अन्य विधेयक पेश किए जाने हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर, करदाताओं को राहत देने के लिए कराधान विधेयक भी पारित।
कोविड-19 से स्वस्थ होने के मामले में भारत अमेरिका से आगे। केंद्र ने फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। अबू धाबी में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया और इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सिंगल्स सेमीफाइनल मैच आज खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।